नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने निवास पर राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात करेंगे। सरकार सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के संचालन के लिए आदर्श नियम बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा पंचायत चुनाव में भारी सफलता प्राप्त की। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा उनके ऋण वसूली एजेंट किसी कर्जदार को शारीरिक या मौखिक रूप से परेशान न करें। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर जुलाई में घटकर 6.71% हुए। भारत का निर्यात जुलाई में 11.51% बढ़कर 36 अरब 27 करोड़ डॉलर हुआ। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दल ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया। उसका इरादा नूपुर शर्मा की हत्या करना था। और जाने माने लेखक सलमान रुश्दी पर कल रात पश्चिमी न्यूयॉर्क में व्याख्यान देने से पहले मंच पर चाकू से हमला किया गया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे अपने निवास पर राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात करेंगे। हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 61 पदक जीते। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में आयोजित इन खेलों में लगभग 200 भारतीय खिलाड़ियों ने 16 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सशस्त्र बलों के जवानों से बातचीत की। श्री सिंह ने देश को गौरवान्वित करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। रक्षा मंत्री ने जवानों को भविष्य के सभी खेल आयोजनों में इसी तरह का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रमंडल खेलों में तीनों सेनाओं के 31 सैनिकों ने भाग लिया था। इनमें से 15 खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता को देश की प्रत्येक पंचायत तक ले जाने के लिए सशक्त कार्यनीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी पैक्स के लिए 5 वर्ष की कार्यनीति बनाने की आवश्यकता है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने इन संस्थाओं के कामकाज की दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए पैक्स के कम्प्यूटरीकरण को स्वीकृति दी है। सबसे पहली योजना भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद लाई है कि पैक्स को कंप्यूटराइज कर दिया जाए। पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को ऑनलाइन जोड़ दिया। अगर पैक्स को कंप्यूटराइज करेंगे तो उसके ह्यूमन रिसोर्सेज का, इसके मानव संसाधन बल का अपने आप अपग्रेडेशन हो जाएगा। पैक्स को अगर कंप्यूटराइज कर देंगे तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो है फाइनेंस के, वो अपने आप पैक्स में अप्लाई हो जाएंगे। पैक्स को कंप्यूटराइज कर देंगे तो ऑडिट की सारी व्यवस्थाएं अपने आप आपकी अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आ जाएगी। अलर्ट भी जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। गृहमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ ग्रामीण भारत को जोड़ने में ग्रामीण सहकारी बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल सहकारी क्षेत्र के लिए सुनहरा अवसर है। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा पंचायत चुनाव में भारी सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पत्रकारों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने 186 में से 150 सीटें जीती। गोवा राज्य भाजपा अध्यक्ष सदानंद सेठ तनवड़े ने कहा कि पार्टी के 800 से 900 के बीच पंच सदस्य चुनाव जीत गए हैं। बुधवार को हुए पंचायतों के चुनाव में 78.7% वोट पड़े थे। 1464 वार्डों में 5038 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मना रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराकर सभी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के लिए देशवासियों के उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने ट्वीटर पर कहा कि देश के जल, थल और आकाश में तिरंगा लहराता देख भारत का हर व्यक्ति उत्साहित है। प्रधानमंत्री ने तिरंगे के प्रति इस भावना के लिए देशवासियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि तिरंगे के प्रति अतुलनीय सम्मान का ये दृश्य भारतीयों के उत्साह और उल्लास को दर्शाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है, 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत संस्कृति मंत्रालय ने हर घर तिरंगा गीत जारी किया है। संस्कृति मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये गीत साझा किया। तिरंगा घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा। फिल्म प्रभाग आज से 15 अगस्त तक अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर 3 दिवसीय आजादी के रंग फिल्मोत्सव का आयोजन करेगा। हमारे स्वाधीनता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों की महत्वपूर्ण गाथाओं को दर्शाने वाली कुल 11 फिल्में इस अवसर पर दिखाई जाएंगी। ऑनलाइन फिल्मोत्सव का आयोजन फिल्म प्रभाग की वेबसाइट filmsdivision.org और यूट्यूब चैनल www.youtube.com/user/filmsdivision पर किया गया है। देश भर में डाकघरों के माध्यम से 10 दिन की अवधि में 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज खरीदे गए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाक विभाग ने 1.5 लाख डाकघरों के माध्यम से इसे उपलब्ध कराया है। इसे मात्र 25 रुपए में लिया जा सकता है। ऑनलाइन ई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डाक विभाग देश में कहीं भी इसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पहुंचा रहा है। डाकघरों के माध्यम से तिरंगे की बिक्री 15 अगस्त तक खुली है। लोग तिरंगे के साथ सेल्फी वेबसाइट हरघरतिरंगा.com पर अपलोड कर सकते हैं। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के बीच मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में आकाशवाणी समाचार से विशेष श्रृंखला इंडिया एट 75 का प्रसारण किया जा रहा है। आज की कड़ी का विषय है दूसरों को प्रभावित करने की भारत की शक्ति, सिनेमा और योग। भारत अनेक क्षेत्रों में ऐतिहासिक उन्नति कर रहा है। सिनेमा और योग भारतीय जनमानस के जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो विश्व समुदाय के जीवन का अंग बन गए हैं। इस वर्ष भारत को फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित मार्च डू फिल्म समारोह में आधिकारिक देश के रूप में सम्मानित किया गया। भारत के बारे में इंडिया फोरम विश्व का कंटेंट केंद्र के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, इंडियन सिनेमा हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल एंड पोर्ट्रेड आवर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस
be it through turbulent times and in our triumph. Media and entertainment sector in India is significant contributor not only to the creative economy but also for projecting India's soft power abroad. योग भी लोकप्रिय हो रहा है और दुनिया भर के मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए जीवन में योग को अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में ऐतिहासिक निर्णय लिया और प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस वर्ष 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रधानमंत्री ने बल दिया था कि योग शांति लाता है। योगा ब्रिंग्स पीस टू अवर सोसाइटी, योगा ब्रिंग पीस टू अवर नेशंस एंड द वर्ल्ड, एंड योगा ब्रिंग्स पीस टू अवर यूनिवर्स, एंड योगा मेक्स अस कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग विद इन अस एंड बिल्ड्स अ सेंस ऑफ अवेयरनेस। समाचार कक्ष से फरहत नाज। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने निवास पर राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात करेंगे। सरकार सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के संचालन के लिए आदर्श नियम बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा पंचायत चुनाव में भारी सफलता प्राप्त की। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा उनके ऋण वसूली एजेंट किसी कर्जदार को शारीरिक या मौखिक रूप से परेशान न करें। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर जुलाई में घटकर 6.71% हुई। भारत का निर्यात जुलाई में 11.51% बढ़कर 36 अरब 27 करोड़ डॉलर हुआ। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दल ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया। उसका इरादा नुपुर शर्मा की हत्या का था। और जाने माने लेखक सलमान रश्दी पर कल रात पश्चिमी न्यूयॉर्क में व्याख्यान देने से पहले मंच पर चाकू से हमला किया गया। अगर आप स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो देरी क्यों? हम लेकर आए हैं स्टार्टअप चैंपियंस का दूसरा संस्करण, जहां हर एपिसोड में आप सीखेंगे कुछ खास बिजनेस स्ट्रैटेजीज हमारे स्टार्टअप चैंपियन से। अब से हर शनिवार रात 9 बजे डीडी न्यूज, रात 10 बजे डीडी इंडिया और हर रविवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर देखिए स्टार्टअप चैंपियंस का दूसरा संस्करण। स्टार्टअप करना है तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं से कहा है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि उनके ऋण वसूली एजेंट किसी कर्जदार को शारीरिक या मौखिक रूप से परेशान न करें। रिजर्व बैंक ने सलाह दी है कि एजेंट को किसी कर्जदार के परिजनों और मित्रों को अपमानित नहीं करना चाहिए और उनकी निजता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह देखा गया है कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा नियोजित प्रतिनिधि मौजूदा अनुदेशों से चूक रहे हैं। इन प्रतिनिधियों की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली चिंताओं के मद्देनजर आरबीआई ने उधारकर्ता को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल करना, झूठे और भ्रामक अभ्यावेदन करने से मना किया है। इस समय के अलावा मोबाइल पर या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित संदेश भेजना, धमकी देना और गुमनाम कॉल करना, लगातार उधारकर्ता को कॉल करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार। ये निर्देश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होंगे। इन निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले लोगों को दिए गए जमानत मुक्त ऋण या माइक्रो फाइनेंस के लिए ये दिशा निर्देश लागू नहीं होंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर जुलाई में घटकर 6.71% हो गई है। जून में ये 7.01% थे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार खाद्य और पेय पदार्थों के दाम कम होने से मुद्रास्फीति में कमी आई है। सरकार ने रिजर्व बैंक से कहा है कि वो खुदरा महंगाई दर को 4% के स्तर पर बनाए रखने के उपाय करे। देश से मर्केंडाइज और सेवाओं सहित सकल निर्यात में पिछले महीने वृद्धि हुई। पिछले वर्ष जून की तुलना में इस वर्ष समान अवधि में निर्यात 11.51% बढ़ गया। ये 61 अरब 18 करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
पिछले वर्ष जून की तुलना में समान अवधि के दौरान इस वर्ष सकल आयात में 42.9% वृद्धि हुई और ये 82 अरब 22 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल से जुलाई की तिमाही में मर्केंडाइज और सेवाओं सहित देश का सकल निर्यात 2 खरब 53 अरब 84 करोड़ डॉलर रहा। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने सहारनपुर से जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी की खबरों के अनुसार नदीम पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के प्रत्यक्ष संपर्क में था। एटीएस के अनुसार जैश-ए-मोहम्मद ने उसे नूपुर शर्मा की हत्या का काम सौंपा था। ये गिरफ्तारी देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह के 2 दिन पहले और उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा आजमगढ़ में कथित आईएस आतंकी की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद हुई। आईएस का आतंकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रमुख नेता को लक्ष्य बनाने की फिराक में था। एटीएस ने आईएस आतंकी के कब्जे से अवैध हथियार और बम बनाने में काम आने वाली सामग्री भी बरामद की। जाने माने लेखक सलमान रुश्दी पर कल रात पश्चिमी न्यूयॉर्क के चोटोकुआ संस्थान में व्याख्यान देने से पहले मंच पर चाकू से हमला किया गया। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि वे स्वस्थ हैं और उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस ने कहा कि कार्यक्रम में उपस्थित राज्य पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। भारत में जन्मे 75 वर्षीय लेखक को उनकी पुस्तक द स्टैटेनिक वर्सेस को लेकर जान से मारने की धमकी मिल रही थी। ईरान के क्रांतिकारी नेता अयातुल्ला रुहुल्ला खोमैनी ने रुश्दी की पुस्तक के 1988 में प्रकाशन के बाद उन्हें जान से मारने का फतवा जारी किया था। इस धमकी के कारण वे कई वर्षों तक छिपकर रहने के लिए बाध्य हुए थे। 1981 में उन्हें अपने उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था, जिसके बाद वे चर्चा में आए थे। भारत में कोविड टीकाकरण 207 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। कल 20,13,000 टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 11 करोड़ 81 लाख टीके की एहतियाती डोज दी गई। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 6 करोड़ 87 लाख टीके 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को लगाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। अभ्यास कार्यक्रम की 20वीं कड़ी आज प्रसारित होगी। इस कड़ी का विषय है मनोविज्ञान। आकाशवाणी समाचार को देश भर से मिले प्रश्नों के जरिए इस शो के लिए उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली है। दिल्ली विश्वविद्यालय के विवेकानंद कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शिवांतिका शरद विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देंगी। अभ्यास की ये कड़ी आज रात 9:30 बजे आकाशवाणी के 100.1 FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित की जाएगी। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है, और आकाशवाणी समाचार हर रोज लेकर आता है आपके लिए इसी स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक।
आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानी टिकेंद्रजीत सिंह और थांगल जनरल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासन ने 13 अगस्त 1891 को फांसी दे दी थी। ये 1891 एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान मणिपुर के महान रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। टिकेंद्रजीत सिंह का जन्म हुआ था 1858 में मणिपुर के महाराजा चंद्रकीर्ति और महारानी चिंगथाम चानू कुंजेश्वरी देवी की संतान के रूप में। 1820 के दशक में पहले एंग्लो बर्मीज युद्ध के दौरान ब्रिटिश राज ने बर्मा से अपना साम्राज्य वापस लेने में मणिपुर के राज परिवार की मदद की थी। इसके बाद मणिपुर ब्रिटेन का एक संरक्षित राज्य बन गया। 1835 से ब्रिटिश राज ने मणिपुर में अपने एक राजनीतिक एजेंट मिस्टर ग्रीनवुड की तैनाती कर दी। टिकेंद्रजीत को मणिपुर के प्रशासन में ब्रिटेन का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं था। वे ब्रिटिश दखलंदाजी को मणिपुर से निकाल बाहर करने और मणिपुर की स्वायत्तता बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध थे। अपने भाई कुलचंद्र सिंह के शासन के अंतर्गत एक युवराज के रूप में टिकेंद्रजीत ने ब्रिटिश राज के खिलाफ मणिपुर के लोगों को एकजुट किया। थांगल जनरल ने 24 मार्च 1891 को अंग्रेजों के हमले और आंग्ल मणिपुर युद्ध के पहले चरण में मणिपुर की विजय के बाद अंग्रेज बंदियों को फांसी देने का आदेश दिया। मणिपुर में टिकेंद्रजीत सिंह का उभरना ब्रिटिश शासन के लिए एक चुनौती माना गया। लॉर्ड लैंसडाउन ने सेना की 3 टुकड़ियां कोहिमा, सिलचर और तामू से मणिपुर भेजी। मातृभूमि की रक्षा के लिए मणिपुर के लोग टिकेंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में फिर बहुत बहादुरी से लड़े। लेकिन ब्रिटेन की बढ़ी ताकत और हथियार इस बार उन पर भारी पड़े। 27 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश सेना ने मणिपुर पर कब्जा कर लिया। टिकेंद्रजीत और अन्य नेता भूमिगत हो गए, लेकिन टिकेंद्रजीत को 23 मई 1891 को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अगस्त 1891 को इम्फाल के फईदापुंग पोलो ग्राउंड में टिकेंद्रजीत और थांगल जनरल को सरेआम फांसी दे दी गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसी पोलो ग्राउंड का नाम वीर टिकेंद्रजीत सिंह पार्क कर दिया गया और इसके परिसर में एक शहीद मीनार स्थापित किया गया। इम्फाल मार्केट के उत्तरी भाग का नाम अमर शहीद थांगल जनरल के नाम पर थांगल बाजार रखा गया। स्वदेश के इन महान सपूतों को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। आज हम शहीद दलेल सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 1924 में 13 अगस्त को हुआ था। पंजाब के होशियारपुर में वर्ष 1899 में जन्मे दलेल सिंह ने पंजाब में अकाली गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया। 1924 में वे नाभा के जैतो गुरुद्वारा गंगसर के लिए 7वें सिख जत्थे में शामिल हुए, जबकि ब्रिटिश शासन ने वहां किसी भी प्रकार की प्रार्थना सभाओं के आयोजन पर रोक लगा दी थी। जब जत्था जैतो के निकट पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोक दिया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। दलेल सिंह को नाभा जेल में रखा गया और कारावास के दौरान भीषण यातना दिए जाने से 13 अगस्त 1924 को उनकी मृत्यु हो गई। इस वीर महानायक को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी द्वारका दास को भी याद कर रहे हैं, जो 13 अगस्त 1942 को शहीद हुए थे। द्वारका दास का जन्म वर्ष 1898 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। द्वारका दास 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 13 अगस्त को निकाली गई रैली में शामिल थे। रैली में हजारों प्रदर्शनकारी उपनिवेशवाद विरोधी नारे लगा रहे थे। ब्रिटिश पुलिस ने कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। 17 प्रदर्शनकारी मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हो गए। द्वारका दास भी मारे गए सेनानियों में शामिल थे। इस निर्भीक योद्धा को हमारा शत शत नमन।
आजादी का सफर की इस कड़ी में हम लोकवंत सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। लोकवंत सिंह कंपनी की सेना के साथ एक मुठभेड़ में पकड़ लिए गए। उन पर ब्रिटिश शासन ने बगावत और विद्रोह भड़काने के आरोप लगाए। उन्हें 13 अप्रैल 1858 को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 13 अगस्त 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। देश के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का शत-शत नमन। और अब आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और अब आज के मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार वर्षा हो सकती है। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, मुजफ्फराबाद और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हैदराबाद में बादल घिरे रहेंगे और वर्षा हो सकती है या धूल भरी आंधी चल सकती है। बेंगलुरु में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। विशाखापत्तनम में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। गुवाहाटी, इम्फाल, गंगटोक, शिलंग, कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार वर्षा हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, खुदरा महंगाई दर में कमी को अखबारों ने अहमियत दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर सरकार को राहत, महंगाई में नरमी और औद्योगिक उत्पादन में दहाई अंक में बढ़ोतरी का दौर जारी। विनिर्माण और पूंजीगत वस्तु के उत्पादन में भी बढ़ोतरी। जाने माने लेखक सलमान रश्दी पर जानलेवा हमला अखबारों की बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, रश्दी अपनी किताब द स्टैटिनिक वर्सेस को लेकर कट्टरवादियों के निशाने पर रहे हैं। उधर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, जैश के निशाने पर नुपुर शर्मा, सहारनपुर में एटीएस ने एक आतंकी को दबोचा, बड़े फिदायीन हमले की फिराक में था। पंजाब केसरी की बड़ी खबर है, कश्मीर घाटी में फिर टारगेट किलिंग, बांदीपुरा में बिहार के मजदूर की हत्या, 4 महीने में 11 लोगों की हत्या, इनमें सबसे ज्यादा बिहार के। विदेश मंत्रालय के बयान को जनसत्ता ने सुर्खी दी है, कुख्यात आतंकी अजहर को काली सूची में डालने के प्रस्ताव को रोकना खेदजनक। अजहर और ताइवान को लेकर चीन के रवैये पर भारत ने चिंता जताई। ताइवान मुद्दे पर भारत ने यथास्थिति बदलने की एक तरफा कार्रवाई से दूर रहने की अपील की। हिंदुस्तान की खबर है, घर में व्यवसायिक गतिविधि हुई तो 18% जीएसटी। 18 जुलाई से नए नियम हुए लागू, घरों के निजी उपयोग पर नहीं लगेगा जीएसटी। अमर उजाला का शीर्षक है, बैंकों में जमा 40,000 करोड़ रुपए के दावेदार नहीं, केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सही कानूनी वारिस ढूंढने के लिए तंत्र विकसित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई। 2 साल में 2 गुना से अधिक बढ़ी लावारिस राशि। विश्व अंगदान दिवस पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, भारत में 25 लाख की आबादी पर केवल एक व्यक्ति का अंगदान, क्रांति जैसी जागरूकता की आवश्यकता। अमेरिका में 10 लाख की आबादी पर 41 अंगदाता हैं। दैनिक भास्कर सचेत करता है, पहाड़ों की बारिश से मैदानों में बढ़ी टेंशन, कल और परसों भारी बारिश की आशंका। हरियाणा में सामान्य से 14% ज्यादा बरसात। नवभारत टाइम्स लिखता है, दिल्ली में मेट्रो में मास्क नहीं लगाने पर फिर कट रहे चालान, 10 दिन में करीब 1500 लोगों के मास्क के चालान कटे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने निवास पर राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात करेंगे। सरकार सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के संचालन के लिए आदर्श नियम बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा पंचायत चुनाव में भारी सफलता प्राप्त की। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा, उनके ऋण वसूली एजेंट किसी कर्जदार को शारीरिक या मौखिक रूप से परेशान न करें। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर जुलाई में घटकर 6.71% हुई। भारत का निर्यात जुलाई में 11.51% बढ़कर $36 अरब 27 करोड़ हुआ।
उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दल ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया। उसका इरादा नूपुर शर्मा की हत्या का था। और जाने माने लेखक सलमान रुश्दी पर कल रात पश्चिमी न्यूयॉर्क में व्याख्यान देने से पहले मंच पर चाकू से हमला किया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।